चलो समझते हैं इस चैप्टर को और इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि हमारी बॉडी में ये सर्कुलेशन क्या होता है और क्या काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी शुरुआत से बात करते हैं। इसकी इसकी जरूरत क्यों पड़ी, सर्कुलेशन की हमारी बॉडी में जरूरत क्यों है। हमने डाइजेशन चैप्टर में जब पढ़ा था और उस डाइजेशन चैप्टर में हमने पढ़ा है कि जो भी हम फूड हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है इंटेस्टाइन में, और वो एब्जॉर्प्शन के बाद जो भी फूड कंपोनेंट है वो सभी जाते हैं कहाँ पे, ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, वो सभी फूड कंपोनेंट ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं। अब ब्लड क्या करता है, उस फूड को पूरी बॉडी में लेके घूमता है। जिस किसी ऑर्गन को, जिस किसी भी सेल को उस ब्लड की रिक्वायरमेंट है, तो वो सेल, वो ऑर्गन, या न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है तो वो सेल, वो टिश्यू या वो ऑर्गन डायरेक्टली ब्लड से वो न्यूट्रिएंट क्या करते हैं, ले लेते हैं। तो यही बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाना, जो भी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हुए हैं इंटेस्टाइन में, अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाना ही सर्कुलेशन का मेन फंक्शन है। ठीक है, लेकिन जब ये न्यूट्रिएंट को पहुंचाते हैं तो केवल न्यूट्रिएंट को ही नहीं पहुंचाते, ये न्यूट्रिएंट के साथ साथ हार्मोन्स को भी पहुंचाते हैं। भाई हार्मोन्स कौन है? हार्मोन वो केमिकल मैसेंजर हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट हुए हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड ने ब्लड में यही सोचकर सिक्रीट किया है कि ब्लड इन हार्मोन्स को लेकर बॉडी के हर एक पार्ट तक जाएगा, और जिस किसी भी पार्ट को इन हार्मोन्स की जरूरत होगी ब्लड से वो हार्मोन्स उसे मिल जाएंगे। तो सर्कुलेशन का एक और रोल सामने आ गया। क्या रोल सामने आ गया कि भाई एक तो न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहा है, दूसरा ये हार्मोन को भी ट्रांसपोर्ट करा रहा है, तीसरा अगर हम सुनने और समझने की कोशिश करें कि इसके अलावा क्या होता है, तो लंग्स भी क्या करता है भाई, लंग्स भी ऑक्सीजन दे देता है ब्लड में। ठीक है, लंग्स से भी ऑक्सीजन आ जाता है ब्लड में, आरबीसीज में, और लंग्स क्या करता है, आरबीसी से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। तो लगे हाथों कहते हैं कि भाई तुम एक काम कर रहे हो, दो काम करने जा रहे हो, एक तीसरा भी काम मेरा करते जाओ। यानी न्यूट्रिएंट और हार्मोन का तो ट्रांसपोर्ट कर ही रहे हो, साथ ही साथ लगे हाथों ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट कर दो। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट भी ब्लड के मीडियम से बॉडी के हर एक पार्ट में हो जाता है। तो यानी एक साथ अभी तक कितने काम हो गए, कितने फंक्शन सामने आ गए? तीन मेन फंक्शन सामने आ गए। ठीक है, चौथा जब हम बात करेंगे, फोर्थ इसके पॉइंट की बात करेंगे, तो जो भी सेल्स या जो भी टिश्यू कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, तो उस मेटाबॉलिक एक्टिविटी का कोई मेटाबॉलिक वेस्ट भी बनेगा। ठीक है, जो भी वेस्ट बनेगा, जैसे हमारे घर का वेस्ट होता है, जो किचन वेस्ट होता है या जो डोमेस्टिक वेस्ट होता है, जिसको हम कचरा वगैरह घर में डस्टबिन में डाल के बाहर रख देते हैं, और जो सफाई वाला आता है, ठीक है, कचरा वाला नहीं आता, सफाई वाला आता है, क्योंकि वो सफाई कर रहा है, कचरे वाले हम हैं जो कचरा फैला रहे हैं। ठीक है, तो हम जो कचरा बाहर फैलाते हैं तो हम कचरे वाले हो जाते हैं, सफाई वाला आता है उस कचरे को लेके जाता है। यानी ब्लड भी यही काम करता है, जो सेल्स, जिस टिश्यू से मेटाबॉलिक वेस्ट रिलीज हुआ है, उस मेटाबॉलिक वेस्ट को ले जाता है कहाँ पे, एक्सक्रीटरी ऑर्गन के पास, ताकि उस मेटाबॉलिक वेस्ट का एक्सक्रीशन हो पाए। ये भी काम हो जाता है किसका, ब्लड का, और ये भी किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है, सर्कुलेशन की वजह से। ठीक है, तो अभी हमें चार फैक्टर्स ऐसे समझ में आ गए कि न्यूट्रिशन, गैसियस एक्सचेंज, हार्मोन ट्रांसपोर्ट, रिलीज ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। फिर उसके बाद कहता है कि अच्छा, जब तुम ले ही जा रहे हो सारा सब्सटेंस, तो एक काम करो, डब्ल्यूबीसीज को भी पूरी बॉडी में घुमाते रहो। डब्ल्यूबीसीज भी पूरी बॉडी में घूमती रहेंगी तो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग रहेगा। किसकी वजह से? इस ब्लड बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन की वजह से। तो यानी ना केवल न्यूट्रिशन, ना केवल गैसियस ट्रांसपोर्ट, ना केवल एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, यानी रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट में हेल्प करता है, बल्कि जो ब्लड है या जो बॉडी फ्लूइड है, ये हमारे इम्यून सिस्टम में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम में दो चीजें काम करते हैं, हमारा ब्लड स्ट्रीम भी काम करता है और लिम्फ स्ट्रीम भी काम करता है। अब पूछेंगे कि सर ये ब्लड स्ट्रीम होते हुए लिम्फ स्ट्रीम की क्या जरूरत पड़ी? ठीक है, ब्लड के बॉडी में होते हुए लिम्फ की क्या जरूरत पड़ी? कुछ लोगों के मन में दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा
कि जब बॉडी फ्लूइड हम ब्लड की बात करते हैं तो लिम्फ की बात क्यों करते हैं, ठीक है। तो लिम्फ क्या करता है, आपने कभी जो लोग कभी जैसे भोपाल गए हो या दिल्ली गए हो या इंदौर गए हो, तो यहाँ पे क्या होता है ना, बीआरटीएस बसें चलती हैं। नाम सुना है आप लोगों ने? भोपाल कभी आओ, जो लोग हैं भोपाल में वो लोग देखे होंगे, लाल बसें चलती हैं, मुंबई और इंदौर में भी चलती हैं। तो उनके लिए एक अलग लेन बनाई गई है, एक कॉरिडोर बनाया गया है जिसे बोलते हैं बीआरटीएस कॉरिडोर। ऐसे ही डिफेंस कॉरिडोर हमारे इंडिया में बन रहा है कि जहां भी डिफेंस की गाड़ियों को आने जाने की जरूरत होगी तो वो डिफेंस के लिए एक अलग सा हाईवे होता है, तो वहां से बहुत तेजी से डिफेंस की गाड़ियां गुजर जाती हैं। वैसे ये कॉरिडोर होते हैं जहां पे केवल खास तरह के जो व्हीकल है उन्हीं को जाना अलाउ होता है। उसी तरह से होता है हमारा लिम्फ, ठीक है। लिम्फ वेसल क्या होता है या लिम्फेटिक स्ट्रीम क्या होता है, ये डब्ल्यूबीसीज और डिफेंस सिस्टम के लिए, हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम के लिए ये हाईवे होता है, ठीक है। ये हाईवे होता है, इसी के थ्रू हमारा जो डिफेंस सिस्टम है बहुत तेजी से बॉडी के हर एक पार्ट में जिस भी फैक्टर की जरूरत होती है, जिस भी इम्यून फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, डब्ल्यूबीसीज की रिक्वायरमेंट होती है, फेगोसाइट्स की रिक्वायरमेंट होती है, एंटीबॉडीज की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो लिम्फेटिक वेसल्स या लिम्फ सर्कुलेशन के माध्यम से पहुंच जाते हैं। तो ब्लड भी उसमें हेल्प करता है, लिम्फ का तो वो मेन फंक्शन है। तो इतने सारे फंक्शन हमें समझ में आए किसके, सर्कुलेशन के, और इसलिए सर्कुलेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम रनिंग इन आवर बॉडी, ठीक है। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सभी की इंपॉर्टेंस अलग अलग है, इसकी इंपॉर्टेंस भी काफी अच्छी इंपॉर्टेंस है, ये भी काफी वेटेज रखता है, ठीक है। अब सर्कुलेशन की शुरुआत कहाँ से होती है, तो हम समझने की कोशिश करते हैं। भाई सर्कुलेशन हम बात करते हैं कि जब सिस्टम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, किसी ऑर्गेनिज्म में सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है, तो वहां से प्रॉपर एक सर्कुलेशन के प्रोसेस की शुरुआत होती है। लेकिन उससे पहले भी कुछ ऐसे लोअर एनिमल्स में मतलब हम बात कर रहे हैं लोअर नॉन कॉर्डेट्स की, ठीक है, लोअर एनिमल्स की बात कर रहे हैं। लोअर एनिमल्स में अलग अलग तरह के मैकेनिज्म होते हैं जिनसे उनकी बॉडी के अंदर कोई फ्लूइड फ्लो करता है, और सबसे एक इम्पॉर्टेंट 2-3 मैकेनिज्म को मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। जैसे हमने पॉरीफेरा में वाटर कैनाल सिस्टम पढ़ा है, ठीक है, वाटर कैनाल सिस्टम पॉरीफेरा में पाया जाता है, और इसी के नाम से मिलता जुलता एक वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना भाई, ठीक है। वाटर कैनाल सिस्टम जो पॉरीफेरा में मिलता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो हमें इकाइनोडर्मेटा में मिलता है। तो ये जो वाटर कैनाल सिस्टम है ये भी एक प्रिमिटिव फॉर्म है किसका, सर्कुलेशन का। क्या बोलते हैं, वाटर कैनाल सिस्टम। क्या ये सिस्टम कैसा होता है, जो लोग थोड़ा सा रिकॉल नहीं कर पा रहे हो मैं बता रहा हूँ। स्पॉन्जेस में बहुत सारे पोर्स पाए जाते हैं, कुछ छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें ऑस्टियम कहते हैं, जो उनकी बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं। अंदर उनके कैविटी होती है, स्पॉन्जोसील कहते हैं, और एक बड़ा पोर ऊपर होता है जिसे ऑस्कुलम कहते हैं। तो ऑस्टियम से पानी अंदर जाता है और ऑस्कुलम से स्पॉन्जोसील में, और फिर ऑस्कुलम से वाटर बाहर आता है। तो ये जो वाटर का मूवमेंट अंदर और बाहर हो रहा है इसी को बोलते हैं वाटर कैनाल सिस्टम, ठीक है। अब ये हम अभी इसके बारे में हम उतना डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि ये स्पॉन्जेस से रिलेटेड है। जब हम अगर हम एनिमल किंगडम का कभी रिवीजन करेंगे तो वहां पे आप इसके बारे में जरूर पढ़ोगे। फिर सिलेंट्रेट्स में है, सिलेंट्रेट्स में तो ब्लाइंड सैक होता है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान पाया जाता है, और सिलेंट्रेट्स के अंदर भी एक कैविटी होती है। कोई बता सकता है सिलेंट्रेट्स के अंदर जो कैविटी पाई जाती है उसका नाम क्या है? सिलेंट्रेट्स के अंदर जो कैविटी होती है उसका नाम क्या है? भाई आप ड्रॉपर के स्टूडेंट हो यार, आंसर तो दो। गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, वेरी गुड। तो जो सिलेंट्रेट्स होते हैं उसमें सिंगल ओपनिंग वाली कैविटी होती है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, वहीं पर जो फ्लूइड है बाहर से आता है और जो भी न्यूट्रिएंट जिसको बॉडी टिश्यू को लेना होता है वो लेते हैं, और फिर वहीं से सिंगल ओपनिंग से बाहर चला जाता है। सिंगल ओपनिंग कैविटी पाई जाती है इसीलिए इसे ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान कहते हैं। जितने जहां भी बॉडी में, अगर हमारी बॉडी में बात करें, सिंगल ओपनिंग वाला ऑर्गन है अपेंडिक्स, उसे ब्लाइंड ऑर्गन कहते हैं।
और जहां भी हमें सिंगल ओपनिंग वाली प्लेटी हेलमिंथीज में हमें मिलता है सिंगल ओपनिंग, तो वो भी ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है। तो सीलेंट्रेट्स में पाया जाता है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। यहाँ पर ये अपनी सराउंडिंग यानी ये एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं, ठीक है। मेनी मरीन वाटर, फ्यू फ्रेश वाटर, ये याद रखना दोनों के बारे में। स्पॉन्जेस और सिलेंट्रेट्स लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, मेनी मरीन वाटर, फ्यू फ्रेश वाटर, MMFF, मेनी मरीन फ्यू फ्रेश। फिर बात आती है अगर हम डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स की बात करें, डेवलपमेंट सर्कुलेशन का कहां से शुरू होता है भाई? एनेलिडा से। एनेलिडा है जहां से सर्कुलेशन की प्रॉपर शुरुआत होती है। फिर हमें आर्थ्रोपोडा में भी सर्कुलेशन मिलता है, लेकिन दोनों के सर्कुलेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो कॉम्प्लेक्स सर्कुलेशन जो है डेवलप्ड बॉडीज या डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में पाया जाता है, और दो तरह का सर्कुलेशन मिलता है। कौन कौन सा? एक हमें मिलता है ब्लड सर्कुलेशन और दूसरा हमें मिलता है लिम्फ सर्कुलेशन। मैंने बोला दोनों के अलग फंक्शन होते हैं, दोनों सर्कुलेशन कई मायनों में एक दूसरे से सिमिलर है और कई मायनों में एक दूसरे से अलग है। देखेंगे हम कैसे सिमिलर हैं और कैसे अलग हैं, लेकिन उससे पहले टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम हम बात करते हैं। जहां भी सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, यहां पर बात हो रही है किसकी? सिस्टम की बात हो रही है। और सिस्टम वहीं मिलेगा जहां पे सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हुआ है। यानी हम बात कर रहे हैं एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा और उसके ऊपर के ऑर्गेनिजम्स में बात करें, ठीक है। जहां से सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हुआ है, उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह का होता है। एक होता है ओपन सर्कुलेशन और एक होता है क्लोज सर्कुलेशन, ठीक है। बहुत ज्यादा मैं अभी आप लोग रिवीजन मोड में हो, इसलिए मैं बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में इसको समझाने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं बस ये बताऊंगा कि जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं खुद चाहूंगा कि आपका टाइम ज्यादा से ज्यादा हम रिवीजन में। वैसे तो ये चैप्टर हम बहुत, एक होता है ना कि जब अपन पहली बार पढ़ते हैं या पहली बार पढ़ाते हैं, तो इसमें बहुत सी चीजें इन्वॉल्व करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन वो आपका भी टाइम वेस्ट करेगा। इसलिए मैं उसी मोड में लेके चलूंगा जिस मोड में आपको चीजें रिकॉल होती जाए, आपने जो पढ़ा हुआ है वो रिकॉल हो जाए। मेरा यहाँ पे मोटिव आपका एंटरटेनमेंट करना नहीं है। मेरा यहाँ पे मोटिव आपको वो चीजें, वो इंपॉर्टेंट चीजें बताना है जो आपके दिमाग में कहीं छुपी हुई है और बार बार हिट करती जाए। ओपन सर्कुलेशन में हम पढ़ेंगे कि अ टाइप ऑफ सर्कुलेशन इन विच ब्लड वेसल्स आर अंडर डेवलप। याद रखना, ब्लड वेसल्स एब्सेंट नहीं होती, ब्लड वेसल्स अंडर डेवलप होती है। एनसीईआरटी में ये वर्ड लिखा हुआ है, ब्लड वेसल्स आर अंडर डेवलप, यानी फुल्ली डेवलप नहीं है, एब्सेंट भी नहीं है, अंडर डेवलप है। इसलिए हम ये पॉइंट को नोट कर लेंगे कि ब्लड वेसल्स आर अंडर डेवलप्ड, यानी पूरी तरह से डेवलप नहीं है। मैं पॉइंट वही लूंगा जो आपके एग्जाम में आपकी मदद करेगा। और अंडर डेवलप है तो इसकी क्या है भाई? इसमें सरफेस एरिया कम है, ठीक है। ये वो सिस्टम है जिसमें अलग अलग तरह की ब्लड वेसल्स, प्रॉपरली ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती। क्लोज सर्कुलेशन वो होता है जिसमें प्रॉपर अलग अलग तरह की ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। आर्टरीज होती है, वेन्स होती है, कैपिलरीज होती हैं, इनकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, इनके बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, और ये सरफेस एरिया को, इंटरनल सरफेस एरिया को बढ़ाती हैं। और जितना ज्यादा ये इंटरनल सरफेस एरिया को बढ़ाती हैं, उतना इनका एफिशिएंसी बढ़ता है, ठीक है। तो एक दूसरा क्वेश्चन यहीं से आ गया कि ओपन सर्कुलेशन अंडर डेवलप है, सरफेस एरिया कम है, एफिशिएंसी कम है। क्लोज सर्कुलेशन, ब्लड वेसल्स इसमें फुल्ली डेवलप है, सरफेस एरिया ज्यादा है, एफिशिएंसी ज्यादा है, ठीक है। इसको नोट कर लो, दिमाग में बिठा लो, रिकॉल करते चलो, ठीक है। और हम इसको आगे ले चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, समझते हैं ओपन सर्कुलेशन। ज्यादा उसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा भाई, क्योंकि उतना अपने पास टाइम नहीं है। अपन पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे, एकदम पॉइंट टू पॉइंट। ओपन सर्कुलेशन एक ऐसा सर्कुलेशन जिसमें रक्त वाहिकाएं नहीं पाई जाती, ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती, ना ही आर्टरीज होती हैं, ना वेन्स होती हैं, ना कैपिलरीज, यानी न धमनी, न शिरा, न केशिका, कोई नहीं होती, ठीक है। इसमें तो होता क्या है? इसमें होता है भाई, एक हार्ट होता है और एक बॉडी कैविटी होती है, ठीक है। ये वैसा ही है जैसे गांव में कुआं होता था,
लोगों को पानी लेने के लिए मटका लेके कुएं पे जाना पड़ता था, कुएं से पानी भर के घर आते थे। ये हो गया ओपन सर्कुलेशन, कि जिस किसी भी टिश्यू को ब्लड की जरूरत है वो डायरेक्टली बॉडी कैविटी से लेगा, उसके लिए कोई ब्लड वेसल नहीं प्रेजेंट है, वो डायरेक्टली बॉडी कैविटी से लेगा, और बॉडी कैविटी से ब्लड जो है वो डायरेक्टली सीधे हार्ट में जाएगा, और हार्ट से बॉडी कैविटी में, बीच में कोई भी ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व नहीं है। ये क्या होता है? ओपन सर्कुलेशन। जो बॉडी कैविटी होती है वो साइनस होती है, सिलोमिक कैविटी भी हो सकती है, जैसे कि आर्थ्रोपोड्स में हम सुने हैं। जो बॉडी कैविटी है वही उनका सूडोसिलोम है, और जो ब्लड उसमें पाया जाता है वो हेम होता है, तो उसे हेमोलिम्फ बोलते हैं। और जो बॉडी कैविटी है वो कौन सी है? सूडोसिलोमिक कैविटी, ठीक है, या उसे हेमोसील भी कहा जाता है। चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, रिकॉल करते चलो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं भाई, एक हमने एग्जांपल लिया है किसका? ग्रास हॉपर का, जो कि एक आर्थ्रोपोडा है। हम कॉकरोच का भी ले सकते हैं, वहां भी सेम होगा। 13 चैम्बर्ड हार्ट वहां मिलेगा, फनल शेप का हार्ट मिलेगा, फनल यानी लंबा और इलोंगेटेड फनल के जैसा हार्ट मिलेगा, छोटे छोटे उसमें 13 चैम्बर होंगे, हर चैम्बर में एक ओपनिंग प्रेजेंट होगी, ठीक है। उस ओपनिंग को भी ऑस्टिया या ऑस्टियम कहते हैं। पोर्स पाए जाते हैं, यहाँ पर भी आप पोर्स देख रहे हो। कहानी क्या होती है? हार्ट से ब्लड जो है बॉडी कैविटी में आता है, और बॉडी कैविटी से वापस हार्ट में जाता है। यहाँ कोई भी प्रॉपर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं है। दूसरा किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, ये दो फाइलम है जिसमें हमें ओपन सर्कुलेशन या ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। दूसरा हम बात करेंगे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स आर प्रॉपरली डेवलप। जो ब्लड वेसल हार्ट से ब्लड को लेके जाएगी वो हाई प्रेशर से लेके जाएगी, वो आर्टरी होगी। जो ब्लड वेसल हार्ट की तरफ ब्लड लेके आएगी वो लो प्रेशर से लेके आएगी, वो वेन होगी। आर्टरीज और वेन के बीच में पतली पतली ब्लड वेसल्स पाई जाएंगी जिन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये हार्ट प्रेजेंट है, हार्ट से जो ब्लड वेसल ब्लड लेके जा रही है वो आर्टरी है। कहाँ लेके जा रही है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड वेसल, ब्रांचेस ऑफ ब्लड वेसल्स। आर्टरीज की ब्रांचेस हैं, आर्टीरियोल, और आर्टीरियोल की ब्रांचेस मिलती हैं कैपिलरीज। तो ये ऑर्गन के अंदर हमें कैपिलरीज मिलेंगी, और फिर कैपिलरीज यूनाइट होंगी और वेन्यूल बनेगा, वेन्यूल से फिर वेन्स बनेंगी, और वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेके आएंगे? हार्ट की तरफ। तो जहां पर आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज प्रेजेंट हैं, ये क्लोज सर्कुलेशन है। सरफेस एरिया ज्यादा होता है, इसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है। कहाँ मिलता है? एनेलिडा और कॉर्डेटा में देखने को मिलता है, ठीक है। ओपन सर्कुलेशन और क्लोज सर्कुलेशन, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भाई टाइप्स ऑफ हार्ट। हार्ट की बात करें, हार्ट कहाँ से बनता है भाई? मीजोडर्म से, मीजोडर्मल ओरिजिन है इसकी, ठीक है। किस मसल से बनता है? कार्डियक मसल से बनता है। और कार्डियक मसल या हार्ट की मसल्स की खास बात है कि एक बार वो बनती हैं तो उनमें डिवीजन नहीं पाया जाता, ये पॉइंट ध्यान में रखना, उनमें डिवीजन नहीं पाया जाता। और ऑल द वर्टिब्रेट्स हैव ए मस्कुलर एंड चैम्बर्ड हार्ट, सभी वर्टिब्रेट्स में, ठीक है, सभी वर्टिब्रेट्स में मसल्स से बना हुआ कई चैम्बर्ड का हार्ट पाया जाता है। चैम्बर्ड मतलब उसमें कई कक्ष पाए जाते हैं, और मस्कुलर होता है। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें 2 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनमें 3 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें किस अलग अलग तरह के चैम्बर्स हार्ट के पाए जाते हैं, और इन नंबर ऑफ चैम्बर्स की वजह से इनके सर्कुलेशन में भी डिफरेंसेस आ जाते हैं, ठीक है। कैसे डिफरेंसेस आ जाते हैं देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें फिशेस की, आगे थोड़ा सा डिटेल भी देखेंगे, यहाँ केवल हार्ट की बात करेंगे। फिशेस की बात करें तो फिशेस में जो हार्ट है वो 2 चैम्बर्ड हार्ट है, 2 चैम्बर्ड हार्ट है। एक एट्रियम है यानी ऑरिकल यानी आलिंद है, एक वेंट्रिकल है यानी निलय है। तो एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल इसमें पाया जाता है। और आपको अगर याद होगा
तो मैं थोड़ा सा रिकॉल कराऊंगा एनिमल किंगडम को और एनिमल किंगडम में पीसीज को। तो याद करो कि हमने पढ़ा हुआ है कि फिशेस के हार्ट में केवल और केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, ठीक है, चाहे वो एट्रियम हो या वेंट्रिकल हो, केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है फिशेस में। और फिशेस के हार्ट को वेनियस हार्ट या वीनस हार्ट कहा जाता है, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन में फ्लो करता है और इसलिए वेन्स के ज्यादा सिमिलर होता है और इसीलिए इसे वेनियस हार्ट या वीनस हार्ट कहते हैं। दूसरा आते हैं थ्री चैम्बर्ड हार्ट। कहाँ मिलता है? एम्फीबिया में, 2 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल, ठीक है, 2 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल। एट्रियम में एक तरफ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, एक तरफ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, दोनों आके कहाँ मिक्स हो जाते हैं? दोनों आके मिक्स हो जाते हैं वेंट्रिकल में। तो वेंट्रिकल से केवल कौन सा ब्लड निकलता है बाहर? मिक्स्ड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों, ठीक है। तो कुछ ऐसा समझो कि 3 चैम्बर्ड हार्ट है, एक तरफ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, एक तरफ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, और दोनों के मिलने से यहाँ से निकलेगा कौन सा? मिक्स ब्लड। तो ग्रीन कलर से मैं मिक्स ब्लड बना रहा हूँ। तो वेंट्रिकल इनके, अभी हम इनका सर्कुलेशन देखेंगे तो हमें थोड़ा सा और डिटेल समझ में आएगा स्ट्रक्चर। तीसरा आता है थ्री चैम्बर्ड हार्ट, हमें एक रेप्टाइल्स में भी मिलता है, लेकिन सारे रेप्टाइल्स में मिलता है लेकिन क्रोकोडाइल्स को छोड़कर। तो सारे रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। तो 3 चैम्बर यहाँ पर जो प्रेजेंट होते हैं उसमें 2 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल। कुछ लोग बोलते हैं कि एक और चैम्बर होता है जो पार्शियली डेवलप होता है 3 के अलावा। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि एक और चैम्बर होता है जो पार्शियली डेवलप है। तो कुछ लोग इसको 3.5 चैम्बर्ड बोलते हैं। 3.5 कुछ नहीं होता बायो में, ये 3 चैम्बर्ड है। जो वेंट्रिकल है वो 2 सेप्टम, उसके बीच में एक सेप्टम डिवाइड पाया जाता है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है, तो हम उसे हाफ चैम्बर भी नहीं बोलते या कंप्लीटली 4 चैम्बर भी नहीं बोलते, हम उसे 3 चैम्बर्ड ही बोलते हैं। कंफ्यूज मत होना ज्यादा ज्ञान लेने के चक्कर में कि 3.5 चैम्बर होते हैं। 3.5 जैसा कुछ नहीं होता है, 3.5 जैसा कुछ नहीं होता। 3 चैम्बर्ड हार्ट ही प्रेजेंट होता है रेप्टाइल्स में, क्रोकोडाइल्स को छोड़कर। तो 2 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल। क्रोकोडाइल्स की बात करें, बर्ड्स की बात करें, मैमल्स की बात करें, तो 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं। लेफ्ट हार्ट अलग, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट सेपरेट होता है, राइट साइड ऑफ हार्ट सेपरेट होता है। लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड फ्लो करता है। तो एक समय में हार्ट में दोनों ब्लड प्रेजेंट होते हैं और दोनों सेपरेटली प्रेजेंट होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा, और जो ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। किसमें? ये जो 4 चैम्बर्ड हार्ट दिख रहा है, ठीक है, नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब आगे मैं इसका सर्कुलेशन बताऊंगा। अभी जैसे मैंने ये आपको चैम्बर्स बता दिए, हार्ट बता दिया, अब ये हार्ट किस तरह से सर्कुलेशन परफॉर्म करता है वो हम समझेंगे। तो देखते हैं कौन कौन सा सर्कुलेशन पाया जाता है। तो भाई अलग अलग तरह का हार्ट है और इसी की वजह से अलग अलग तरह का सर्कुलेशन पाया जाता है। तो कैसा सर्कुलेशन? एक होता है सिंगल सर्कुलेशन, एक होता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, और एक होता है डबल सर्कुलेशन यानी कंप्लीटली डबल सर्कुलेशन। ये 3 तरह का सर्कुलेशन अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। तो समझते हैं, देखते हैं किस तरह के ऑर्गेनिज्म में कौन सा सर्कुलेशन मिलता है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं कि जो सिंगल सर्कुलेशन है वो हमें दिखता है फिशेस में, जो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है वो हमें दिखता है एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में, जो डबल सर्कुलेशन है वो हमें दिखता है क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल्स में। ठीक है, थोड़ा सा हिंट दे दिया, लेकिन डिटेल हम आगे देखेंगे। डिटेल कैसे समझते हैं, आइए यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखो, हम जो ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी या ये जो सर्कुलेशन वगैरह हम लोग पढ़ रहे हैं, ये आपके कॉन्सेप्ट तभी पूरी तरह से क्लियर होंगे, वैसे तो होने चाहिए, हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपने एनिमल किंगडम को ध्यान में रखा हुआ है, एनिमल किंगडम जो चैप्टर था उसको दिमाग में बिठाया हुआ है, और मैं बहुत ज्यादा डेप्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एनसीईआरटी। जो आपने एनसीईआरटी अगर पढ़ी होगी, एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में बैठे होंगे तो आपको समझने में और इसको रिलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, समझते हैं। सबसे पहले सिंगल सर्कुलेशन।
सिंगल सर्कुलेशन का मतलब है कि बॉडी का एक चक्कर लगाने में, ध्यान से सुनना, बॉडी का एक चक्कर लगाने में जो ब्लड है वो हार्ट से एक बार गुजरता है। ठीक है, इसको बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन, कि बॉडी का एक चक्कर लगाने में ब्लड हार्ट से एक बार गुजरता है और एक बार में ही एक पूरा चक्कर कंप्लीट हो जाता है। इसको बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। किस में दिखाई देता है? फिशेस में। कैसा होता है समझते हैं। यहाँ पे ये सिंगल सर्कुलेशन का डायग्राम बना हुआ है। इधर पे मैं जो मार्क कर रहा हूं वो ध्यान में बिठा लेना। यहाँ पर ये हार्ट प्रेजेंट है। ये क्या प्रेजेंट है भाई? हार्ट। हार्ट में नीचे जो है ये एट्रियम प्रेजेंट है, एक चैम्बर है एट्रियम, और ऊपर जो है एक चैम्बर है वेंट्रिकल। ये दो चैम्बर दिख रहे हैं। और कौन सा ब्लड आ रहा है? ब्लू कलर का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, क्योंकि वेन्स हमें ब्लू कलर की दिखाई देती हैं। ब्लड ब्लू नहीं होता, ध्यान से सुनना, दिमाग में मत बिठा लेना कि सर ने बोला। जब भी आप एनाटॉमी या फिजियोलॉजी की किताबें पढ़ोगे तो आपको अलग अलग जगह पे ब्लू और रेड कलर की ट्यूब्स दिखेंगी। जहां रेड कलर की ट्यूब दिखे वो दिमाग में बिठा लो, आर्टरी है, उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। जहां ब्लू कलर की ट्यूब दिखेगी वहां दिमाग में बिठा लो, वो वेन है, उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो यहाँ पर भी वही फैक्टर है। यहाँ पे देखेंगे ऊपर, यहाँ पर कैपिलरीज हैं जो मैंने राउंड किया है। ये एक्चुअली इनका गिल्स है। बर्ड्स का, इनका फिशेस का क्या पाया जाता है? ये गिल्स पाया जाता है। ध्यान से सुनना, गिल्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है डायरेक्टली। हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है? गिल्स में। गिल्स में वो ऑक्सीजनेटेड में चेंज हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड आर्टरीज के थ्रू फिर बॉडी ऑर्गन। ये जो नीचे दिख रहा है, ये जो गोला मैंने बनाया है, ये बॉडी ऑर्गन या बॉडी टिश्यू बोल सकते हैं। तो गिल्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज के थ्रू बॉडी ऑर्गन में आता है। बॉडी ऑर्गन में जो बॉडी टिश्यू है वो गैस एक्सचेंज करते हैं, ऑक्सीजन ले लिया, CO2 रिलीज किया, वो दे दिया, तो वो ब्लड क्या हो गया? डीऑक्सीजनेटेड। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस कहाँ चला जाता है? हार्ट में, और हार्ट से फिर गिल्स में। तो ये जो है एक चक्कर पूरा करने में हार्ट से एक बार गुजरता है, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है, मैं समझाने में ज्यादा विश्वास रखूंगा। थियरी वाला पार्ट अभी उतना आपसे रिलेटेड नहीं है, क्योंकि आप अगर समझ जाओगे इसके कॉन्सेप्ट को तो आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी इसकी थियरी करने में या डायग्राम को देखने में। तो यहाँ पर मैंने बताया कि गिल्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और गिल्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, वो बॉडी ऑर्गन में जाता है, बॉडी ऑर्गन से वो डीऑक्सीजनेटेड होके हार्ट और फिर गिल्स में जाता है। तो ये याद रखना कि फिशेज में हार्ट से डायरेक्ट ऑर्गन में कोई ब्लड नहीं जाएगा। ठीक है, जो सिंगल सर्कुलेशन है उसमें हार्ट से डायरेक्ट ऑर्गन में कोई ब्लड नहीं जाएगा। हार्ट से डायरेक्ट कहां जाएगा? गिल्स में। गिल्स से डायरेक्टली ऑर्गन में जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रख लेना, इस बात को दिमाग में रख लेना, सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। दूसरा आता है डन सर। हाँ, नेक्स्ट आता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड यही है, सबसे कॉम्प्लिकेटेड यही, और इसको बहुत ध्यान से सुनना, इसको बहुत इत्मीनान से, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, इसको बहुत इत्मीनान से सुनना। और जितना आप ध्यान से इसके डायग्राम को देखोगे और समझोगे उतना आपका कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है भाई? अगर हम देखेंगे तो हमें एक हार्ट दिख रहा है, ये भाई हार्ट है जो गोला मैंने बनाया। ऊपर हमें यहाँ पे लंग्स दिख रहा है, नीचे हमें यहाँ पे बॉडी ऑर्गन दिख रहा है। ये तीन हमें कंपोनेंट दिख रहा है। कैसा है भाई? ध्यान से देखना, मैं कुछ मार्किंग करूंगा और वो मार्किंग समझनी बहुत जरूरी है। हम शुरू करते हैं, हार्ट पे पहले नहीं जाते, पहले अपन हार्ट की बात नहीं करेंगे, पहले हम लंग्स की बात करेंगे, बॉडी ऑर्गन की बात करेंगे। भाई हम पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे, ये या तो इसको लंग्स मान लो, या तो इसे हम जो भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, वो रेस्पिरेटरी जो भी गैस एक्सचेंज कर रहा है उस गैस एक्सचेंज वाले ऑर्गन को मान लेते हैं। ये प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, ये लंग्स है, हम मान लेते हैं ये क्या है? लंग्स है। अब
लंग्स से निकल रहा है कौन सा ब्लड, ध्यान से देखना, ये मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ। रेड कलर से जो मैंने मार्क किया है वो कौन सा ब्लड होता है भाई बताओ? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, रेड कलर से जो मार्क किया है कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड। तो रेड कलर से जो ब्लड आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट के एक एट्रियम में आता है, कौन सा एट्रियम? लेफ्ट एट्रियम में आता है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं लेफ्ट एट्रियम, बाया आलिंद। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम या बाया आलिंद। कुछ लोग हिंदी मीडियम से भी हैं क्या यहाँ पे? चलो कोई बात नहीं, समझने में मजा आएगी। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा ध्यान से यहाँ पे हम इसकी बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? बॉडी ऑर्गन की बात करेंगे। बॉडी ऑर्गन से आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो ब्लू कलर से दिख रहा है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है राइट एट्रियम में, दाया आलिंद। अब समझो, एक एट्रियम में आ रहा है ऑक्सीजनेटेड, कहां से आ रहा है? लंग्स या जो भी गैस एक्सचेंज करने वाला ऑर्गन है। कुछ में स्किन पाया जाता है, जैसे हम एम्फीबिया की बात करें तो उसमें स्किन से भी होता है। कुछ ऐसे हैं जहां पर जो ऑर्गन से आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये दोनों ब्लड आ गए। ठीक है, दोनों ब्लड आ गए, एक एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड, एक एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड। अब दोनों डंप किए जाएंगे किसमें? वेंट्रिकल में। तो ये नीचे का जो चैम्बर दिख रहा है, ये बच्चों चैम्बर जो दिख रहा है ये वेंट्रिकल है। ठीक है, जो चैम्बर दिखा रहा हूं ये क्या है? वेंट्रिकल। वेंट्रिकल एक ही है, वेंट्रिकल क्या है? एक ही वेंट्रिकल है। और ऑक्सीजनेटेड भी आएगा, डीऑक्सीजनेटेड भी आएगा, और दोनों एक साथ आएंगे, और आने से क्या हो जाएंगे? दोनों मिक्स हो जाएंगे, और दोनों के मिक्स होने से कौन सा ब्लड बनेगा? मिक्स्ड ब्लड बनेगा। तो ये जो पर्पल कलर का दिख रहा है ये कौन सा ब्लड दिख रहा है? ये मिक्स्ड ब्लड। तो मिक्स्ड ब्लड वेंट्रिकल से निकलेगा और दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब दो पार्ट में कैसे डिवाइड होगा? एक पार्ट जो है बॉडी ऑर्गन में चला जाएगा, एक पार्ट कहां चला जाएगा? बॉडी ऑर्गन में, और एक पार्ट कहां चला जाएगा? वापस चला जाएगा कहां पे? जो गैसियस एक्सचेंज कर रहा है लंग्स की तरफ चला जाएगा। तो यानी इनकी बॉडी में तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया ही नहीं। इनकी बॉडी में कौन सा ब्लड गया भाई? मिक्स्ड ब्लड गया। ठीक है, इनकी बॉडी में कौन सा ब्लड गया? मिक्स्ड ब्लड गया। तो इनकी बॉडी ऑर्गन में याद रखना, जो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है, क्या समझ में आया? कि इनके लंग्स से तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है, लेकिन वो केवल हार्ट तक जाता है। तो हार्ट को काम करने के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाता है। ठीक है, लेकिन जो हार्ट से ब्लड निकलता है वो केवल कहां वो बॉडी ऑर्गन में जाता है, और वो ब्लड कौन सा जाता है? मिक्स्ड ब्लड। तो जो बॉडी ऑर्गन में यहां पे जो सर्कुलेशन हो रहा है नीचे की तरफ, इसे बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और जो लंग्स की तरफ जा रहा है इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब यहाँ पे दोनों जो है ना, दोनों जो पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ये दोनों सेपरेट नहीं है। इन दोनों का पाथ जो है वो मिक्सचर से बना हुआ है, तो इसीलिए इसे बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ठीक है, याद रखना कि जो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन जिनमें पाया जाता है उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड सिस्टेमिक सर्कुलेशन में या बॉडी ऑर्गन्स को सप्लाई नहीं होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जो पर्पल कलर या मैंने ग्रीन कलर से बनाया है वो कौन सा ब्लड है? मिक्स्ड ब्लड है। और बाकी जो रेड कलर से लंग्स से आ रहा है या रेस्पिरेटरी ऑर्गन से आ रहा है कहाँ पे? हार्ट में, वो ऑक्सीजनेटेड है। जो बॉडी ऑर्गन से आ रहा है हार्ट में वो डीऑक्सीजनेटेड है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है अपने को। नेक्स्ट आते हैं डबल सर्कुलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब डिटेल तो हम इसी की पढ़ने वाले हैं, हमारी बॉडी में यही पाया जाता है। डबल सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैंने बोला था एक बॉडी का एक चक्कर कंप्लीट करने में ब्लड को दो बार हार्ट से गुजरना पड़ता है यहाँ पे, इसलिए इसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं। जहां पर एक बार गुजरा था वो सिंगल सर्कुलेशन था,
यहाँ पे ब्लड को 2 बार गुजरना पड़ता है, एक बार ऑक्सीजनेटेड बन के, एक बार डीऑक्सीजनेटेड बन के, इसलिए इसे डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। सुनने और समझने की कोशिश करते हैं। ऊपर भाई यहाँ पे कैपिलरीज बनी हुई है, ये क्या है, हमारा लंग्स है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। नीचे कैपिलरीज बनी हुई है, ये हमारा बॉडी ऑर्गन है, बॉडी ऑर्गन है, ठीक है। लंग्स से आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आप देख रहे हैं लंग्स से आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट साइड ऑफ लंग्स में गया, ठीक है। लेफ्ट साइड ऑफ लंग्स में लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये पंप होगा और ये रेड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में जाएगा। तो लेफ्ट साइड में कौन सा ब्लड घूम रहा है, ऑक्सीजनेटेड। लंग्स से आया, लंग्स से आया एट्रियम में गया, एट्रियम से वेंट्रिकल में गया और वेंट्रिकल से ये वापस बॉडी में चला गया। अब बॉडी ऑर्गन से ये एक्सचेंज हो जाएगा तो ये बन जाएगा क्या, डीऑक्सीजनेटेड। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के यहाँ पे ब्लू कलर से डिनोट किया हुआ है, ये आएगा राइट साइड ऑफ हार्ट में। राइट साइड ऑफ हार्ट में राइट एट्रियम, हमने 4 चैम्बर की बात करी थी, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से ये पंप होगा और जाएगा कहाँ पे, लंग्स में। तो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल से ये लंग्स में जाएगा। तो लेफ्ट साइड का जो पार्ट हो गया, लेफ्ट साइड देखो, ये पूरा जो रेड कलर में दिख रहा है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो ब्लू कलर में दिख रहा है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो हम बोल सकते हैं कि 2 सर्कुलेशन हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, एक जो है लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट का सर्कुलेशन जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, एक राइट साइड ऑफ हार्ट का सर्कुलेशन जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। तो अगर लंग्स से चला है ब्लड और वापस लंग्स तक पहुंचना है तो उसे 2 बार हार्ट से गुजरना पड़ेगा, एक बार ऑक्सीजनेटेड बन के और एक बार डीऑक्सीजनेटेड बन के। और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन, जिसमें एक राइट साइड से ब्लड जो है लंग्स में जाता है, यानी राइट साइड से पल्मोनरी सर्कुलेशन परफॉर्म करता है और लेफ्ट साइड से सिस्टेमिक सर्कुलेशन परफॉर्म करता है। और दोनों सर्कुलेशन सेपरेट होते हैं, यानी इनके बीच में मिक्सिंग नहीं होती, और इसीलिए इसे कंप्लीट डबल सर्कुलेशन कहते हैं, जो दिखता है किसमें, क्रोकोडाइल में, बर्ड्स में, मैमल्स में, ठीक है। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। तो इसमें कहीं भी ब्लड की मिक्सिंग नहीं पाई जाती, इसको ध्यान में रखना है। मिक्सिंग कहीं भी प्रेजेंट नहीं होती है। डन सर। चलो नेक्स्ट आते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पे। तो हमने अभी जो देखा डबल सर्कुलेशन, वही हमारी बॉडी में पाया जाता है, ठीक है। जो हमने अभी देखा डबल सर्कुलेशन वही हमारी बॉडी में पाया जाता है, लेकिन ये जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है ये कई कंपोनेंट से मिलकर बनता है, बहुत सारे इसके कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ही कितने तरह के होते हैं। तो 2 तरह के होते हैं, एक ब्लड सर्कुलेशन होता है जिसमें ब्लड फ्लो करता है, और एक लिम्फ सर्कुलेशन होता है जिसमें लिम्फ फ्लो करता है। ब्लड क्या होता है, लिम्फ क्या होता है, जब पढ़ेंगे तो हमें दोनों अपने आप समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे किसकी, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम या बीवीएस कहा जाता है, ठीक है। सर्कुलेशन में जो ब्लड वाला पार्ट है उसे बीवीएस, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम या बीवीएस या कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम बोल सकते हैं, एक ही बात है। तो जो ब्लड सर्कुलेशन है उसके 3 कंपोनेंट हैं, यानी 3 कंपोनेंट मिलके ब्लड सर्कुलेशन बनाते हैं। कौन कौन से हैं, एक है ब्लड, बिना ब्लड के ब्लड सर्कुलेशन बनेगा नहीं। दूसरा ब्लड वेसल्स, ब्लड फ्लो करने के लिए ब्लड वेसल्स चाहिए, ट्यूब्स चाहिए, उन्हीं ट्यूब्स उन्हीं वेसल्स के थ्रू ब्लड फ्लो करेगा। और तीसरा हार्ट चाहिए जो उस ब्लड को उस ट्यूब्स के अंदर पंप करेगा, ठीक है। तो ये तीनों मिलके ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। तो कौन कौन से हैं इसके कंपोनेंट, हार्ट है, ब्लड है और ब्लड वेसल्स हैं। ऐसे ही लिम्फेटिक सिस्टम की बात करें, उसके भी 3 कंपोनेंट हैं, लिम्फ है, लिम्फ वेसल है और लिम्फ नोड है।
अब यहाँ पे ब्लड वेसल, वहां पे लिम्फ वेसल, तो कुछ सिमिलरिटी होगी, कुछ डिफरेंस होगा, देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ब्लड वेसल्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि बाकी तो थोड़ा सा डिटेल में जाएगा। तो ब्लड वेसल्स की जब हम बात करेंगे तो ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में 3 तरह की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन हम लोग नीट का यहीं डिस्कस करने वाले हैं। तो ब्लड वेसल्स 3 तरह की, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज। लेकिन लिम्फ वेसल जो है वो केवल एक ही तरह की होती है, वो लिम्फ वेसल ही होती है। तो लिम्फ वेसल एग्जैक्टली होती क्या है? तो जिन वेन्स में लिम्फ फ्लो करता है उन्हें लिम्फ वेसल्स या लिम्फेटिक वेसल्स कहते हैं। तो लिम्फ वेसल्स एग्जैक्टली वेन्स ही होती हैं, उनके स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं होता, बस फर्क होता है कि वेन के अंदर ब्लड फ्लो करता है और लिम्फ वेसल के अंदर लिम्फ फ्लो करता है। ठीक है, तो लिम्फ वेसल्स आर एग्जैक्टली वेन्स, ये बात ध्यान में रखना। लेकिन लिम्फ में बहुत डिफरेंस है, लिम्फ नोड अलग ही चीज है, उसको हम देखेंगे। तो एक पॉइंट आ जाता है कि लिम्फ वेसल्स क्या होती हैं, तो वेन होती हैं। देखेंगे इनको कि ये ब्लड वेसल्स कितने अलग अलग टाइप की होती हैं और इनकी खास बात क्या है, इनके बारे में खास इंफॉर्मेशन क्या है। ठीक है, दूसरा देखेंगे यहाँ पे कि जो ब्लड है, ब्लड के 2 कंपोनेंट हैं, एक प्लाज्मा और एक ब्लड सेल्स, जिससे फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी कहा जाता है, ब्लड सेल्स भी कह सकते हैं। तो हम इसे फॉर्म्ड एलिमेंट कह लो या ब्लड सेल्स कह लो, ब्लड सेल्स कह लो, एक ही बात है। प्लाज्मा में फिर हम देखेंगे कि प्लाज्मा के प्लाज्मा कंपोनेंट होते हैं, अलग अलग बहुत सारे कंपोजिशन मिलके प्लाज्मा बनाते हैं, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ब्लड सेल्स 3 तरह की होती हैं, एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और आरबीसी का कोई टाइप नहीं होता, लेकिन डब्ल्यूबीसी की, ये थोड़ा सा चार्ट में ना जब इसको फॉर्मेट में डाला गया तो इसका अलाइनमेंट थोड़ा सा बिगड़ गया, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो गया। हम बता रहे हैं यहाँ पे डब्ल्यूबीसी 2 तरह की होती है, ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स वो होती हैं, हम डिटेल में देखेंगे, जिनके स्ट्रक्चर में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनका स्ट्रक्चर दानेदार दिखाई देता है, वो होते हैं ग्रेनुलोसाइट्स। और जिनमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते, जो दानेदार नहीं होते, वो होते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स 3 तरह के होते हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल। और ए ग्रेनुलोसाइट 2 तरह की होती हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ठीक है, ये हम देखेंगे इनके फंक्शन में और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। लिम्फोसाइट्स फिर फंक्शन के बेस पर 2 तरह की होती हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स वो होती हैं जो एंटीबॉडीज बनाती हैं, और टी लिम्फोसाइट्स वो होती हैं जो मतलब फैगोसाइटोसिस परफॉर्म करती हैं, जो किलर टी सेल, हेल्पर टी सेल, वो सभी टी लिम्फोसाइट्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, नेक्स्ट अपनी जो क्लास होगी यहीं से हम लोग अपनी क्लास को आगे ले चलेंगे। ठीक है, तो अब देखेंगे हम लोग कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में एग्जैक्टली क्या क्या हमें कंपोनेंट मिलते हैं। ठीक है, किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकता बेटा।